काफ़ी लोगों ने क्रैमिंग बस इस तरह से कर रखी होती है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यार दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। नाइन्थ क्लास में हो सकता है आपने इतना पढ़ा हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, बट सब्ट्रैक्शन को भी हम एज एन एडिशन कंसिडर कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो दोनों वेक्टर्स रहते हैं उनको हमने किस तरह से प्लेस कर रखा है। पहला जो वेक्टर है ए वेक्टर, उसका हेड, और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, उसकी टेल आपस में कनेक्टेड है। कॉस थीटा हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया? बिकॉज उसमें बेस वाली टर्म आ रही है जो हमने फाइंड करनी थी। मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है। इस बार जो ये वाला है वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए कॉस थीटा, और जो ये वाला वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आएगा? ए इंटू साइन थीटा। प्रीवियस चैप्टर में हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन के साथ डील किया था, जिसमें हमने देखा था ऑब्जेक्ट का मोशन या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे हमारा काम सिर्फ दो साइंस के साथ चल जाता है, एक को पॉजिटिव बोलो, एक को नेगेटिव बोलो। लेकिन अब जो ये चैप्टर है यहाँ पे हम डील करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के साथ। जिस तरह से मान लो कोई टेबल है और उसके ऊपर कोई इंसेक्ट चल रहा है इस तरह से अपनी मर्जी से किसी भी डायरेक्शन में, ओके। अब ऐसे केसेस में हमारा काम सिर्फ प्लस या माइनस साइन को यूज़ करके नहीं होने वाला। मान लो अगर हमें उसकी वेलोसिटी ही स्पेसिफाई करनी हो, मान लो मैंने राइट के टुवर्ड्स जो एक्सिस है उसको पॉजिटिव बोल लिया और इस एक्सिस को टुवर्ड्स द लेफ्ट इसको नेगेटिव बोल लिया। अब अगर मोशन इस डायरेक्शन में होगा फिर मैं उसको क्या बोलूँगा? या अगर इस डायरेक्शन में हुआ फिर। अब हम सिर्फ इन दो साइंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। जब भी मोशन इन अ प्लेन की बात आएगी तो हम डील करते हैं विद द वेक्टर्स, हमें वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। Now let's understand what do you mean by scalar and the vector quantities. And if you say कि that ये तो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, बेसिक सी चीज़ है, पता ही है, then I warn you, बहुत बारीक डिफरेंस है जो आपने 9th क्लास में समझा है और जो अब आप प्रॉपरली इसको डिटेल में समझने वाले हो। इट इज़ वेरी नेसेसरी कि इस पार्ट को आप स्किप ना करो। देखो स्केलर्स के बारे में ठीक है आपको पता होगा अच्छे से कि स्केलर्स वैसी क्वांटिटीज़ हैं जिन्हें अगर हम फुली डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एंड सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड की ज़रूरत रहती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी। फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है, मान लो वो 100 किलोग्राम्स है, तो ये 100 जो है ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है कि कितना 100, राइट? ये उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। इसमें उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन नहीं है, हमें इसकी डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसकी कोई डायरेक्शन है ही नहीं देखा जाए तो, राइट। 100 kg इज जस्ट द वैल्यू, जस्ट द मैग्नीट्यूड। इस तरह की क्वांटिटीज को बोला जा रहा है स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज ऑन द अदर हैंड, काफ़ी लोगों ने क्रैमिंग बस इस तरह से कर रखी होती है कि स्केलर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। यार दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। 9th क्लास में हो सकता है आपने इतना पढ़ा हो, बट वो 9th क्लास थी। दैट इज वेरी बेसिक लेट्स से डेफिनेशन। प्रॉपरली अगर हमने इसको डिफाइन करना है तो हम क्या बोलेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें फुली अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की भी और डायरेक्शन की भी। फॉर एग्जाम्पल फोर्स की बात कर लेते हैं। अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रही है, राइट, इसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है तो मुझे एक तो ये पता होना चाहिए कितने न्यूटन्स की फोर्स लग रही है। सेकेंडली उस फोर्स की मुझे डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए, तभी मैं पता कर सकता हूं कि उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मूव करेगा या नहीं करेगा, और अगर करेगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मुझे डायरेक्शन ही नहीं पता होगी तो ये आपने अधूरी जानकारी मतलब हमें दे रखी है ये मतलब हो जाएगा। ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें प्रॉपरली या फुली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़े, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, उनको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटीज। डेफिनेशन को अगर इस तरह से रखोगे देन ये प्रॉपर फैक्चुअली करेक्ट डेफिनेशन बनती है। अगर उसी तरह से डिफाइन करना है, स्केलर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, वेक्टर्स आर दोज क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन आई एम अफ्रेड वो डेफिनेशन बहुत ज़्यादा फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द स्केलर क्वांटिटीज। ऐसा करते हैं सभी क्वांटिटीज के ऐसे यूनिट्स लिख लेते हैं और साथ में कुछ ना कुछ नंबर अटैच कर देते हैं। जैसे मास है, किसी ऑब्जेक्ट का मास कैसा हो सकता है? 80 किलोग्राम, कुछ इस तरह से। डिस्टेंस लेट्स से 5 मीटर्स, ऐसा यूनिट्स रहेंगे मीटर्स, ओके। स्पीड मान लो 100 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक जो चार्ज होता है ये मेजर किया जाता है कूलम में, सो लेट्स से 10 कूलम। वर्क डन जो है वो मेजर किया जाता है जूल में, ओके।
इस तरह से, तो लेट्स से 15 जूल। प्रेशर के ऐसे यूनिट्स होते हैं पास्कल, लेट्स से 2 पास्कल। शॉर्ट में इसको इस तरह से लिखा जाता है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसके यूनिट्स भी इसी तरह से बनेंगे, मास के होते हैं किलोग्राम एंड वॉल्यूम के होते हैं मीटर क्यूब। एनर्जी के यूनिट्स भी सेम होते हैं वर्क डन वाले, इसको भी कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 20 जूल। ये जितनी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं ये सभी इस तरह की क्वांटिटीज हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह से रहेगा, कोई डायरेक्शन उनकी नहीं रहेगी। नाउ दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। अब इनको अगर हमें स्पेसिफाई करना है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ेगी। पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं कि इनका किस पर्टिकुलर यूनिट्स में मेजर किया जाता है। जो वेट है इसको हम मेजर करते हैं इन द न्यूटन्स, तो मान लो 80 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मीटर्स में मेजर होती है सिमिलर टू द डिस्टेंस, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से 57 मीटर्स। जो फोर्स है वो भी न्यूटन्स में मेजर होगी, 50 न्यूटन्स। एक्सेलरेशन होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, फॉर एग्जांपल 9.8 मीटर per second square. This is the acceleration due to gravity, by the way. The torque is measured in Newton meters. So 12 Newton meters कुछ इस तरह से हो सकता है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला रहता है P is equals to m into v, तो यहीं से इसके यूनिट्स भी बन जाएंगे। लेट्स से 30 मास रहेगा किलोग्राम में, वेलोसिटी रहेगी मीटर पर सेकंड में। The velocity is in the meter per second, so 15 मीटर पर सेकंड। जो इम्पल्स होती है इसका फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सो इसके यूनिट्स होंगे वो किस तरह से रहेंगे, लेट्स से 22 फोर्स इज न्यूटन्स एंड टाइम इज इन सेकंड्स, 22 न्यूटन सेकंड्स। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज एंड उनकी जो एसआई यूनिट्स हैं। Here are some differences between the scalars and the vectors. First one is the definition itself, already हम डिस्कस कर चुके हैं। Second point says the scalars change with the change in magnitude only. Scalars तभी चेंज होंगे जब इनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, बट वेक्टर्स को चेंज करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। चाहे इनका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो, चाहे इनकी डायरेक्शन को चेंज कर दो, और चाहे दोनों ही चीज़ों को चेंज कर दो। तीनों तरह से हम क्या कहेंगे कि यस वेक्टर क्वांटिटी चेंज कर रही है। ओके। थर्ड इज स्केलर्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड यूजिंग द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा। इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। एक बैग है, मान लो उसमें टोटल 2 किलोग्राम्स की बुक्स हैं, फिर आपने उसमें 1 किलोग्राम और बुक्स ऐड कर दी। अब उस पूरे बैग का जो मास है वो कितना हो चुका होगा, 3 किलोग्राम्स। या फिर उल्टा बोल लो, 3 किलोग्राम्स में से आपने फिर से क्या किया, 2 किलोग्राम्स बुक्स निकाल दी बाहर। अब उस बैग में कितना मास है, सिर्फ 1 किलोग्राम्स। तो मास को आप देख पा रहे हो कितना आसानी से हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसकी कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं रहेगी। बट वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड काम नहीं है। वेक्टर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिनके बारे में इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, वेक्टर्स को आसानी से सिर्फ तब आप ऐड कर सकते हो जब वो सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। सिर्फ इन केसेस में उनको डायरेक्ट आप यूजिंग द ऑर्डिनरी रूल्स ऑफ अलजेब्रा ऐड कर सकते हो। अदरवाइज मान लो एक जो वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, दूसरा इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, अब कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है दोनों में, ऐसे केसेस में उनको डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता। ओके। द फोर्थ पॉइंट सेज दीज आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। फॉर एग्जांपल मास है उसको ऐसे लिखा जाता है, जो चार्ज है उसको ऐसे लिखा जाता है ना। लेकिन वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, बाय लेटर्स हैविंग एरो ओवर देम। फॉर एग्जांपल फोर्स एक वेक्टर है तो फोर्स के ऊपर इस तरह से एक एरो रखा जाएगा। सिमिलरली वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, v एंड ऊपर इस तरह से एरो। जब भी किसी क्वांटिटी के ऊपर इस तरह से एरो लगा हुआ, इट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, दोनों को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ओके। अब ये देखते हैं किसी वेक्टर को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जांपल ले लेते हैं एक पोजीशन वेक्टर की। पहले तो इसी चीज़ की बात कर लेते हैं कि पोजीशन भी एक वेक्टर है। आंसर इज यस। देखो किस तरह से पोजीशन वेक्टर क्यों है। मान लेते हैं इस तरह से कार्टेशियन प्लेन है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज ओरिजिन। ओके। कोई मान लो ये सिटी हो सकती है छोटी सी, या एक विलेज हो सकता है, कोई टाउन हो सकता है। वहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर जगह को आपने ओरिजिन मान लिया, जिसके कंपैरिजन में आप बताओगे कि आप कहाँ पर हो। और मान लो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हो, पॉइंट पी के ऊपर। अब अगर किसी को आपकी लोकेशन के बारे में जानना है कि ओरिजिन के कंपैरिजन में आप कहाँ पर हो,
राइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट के कंपैरिजन में आप कहाँ हो, तो आपको दो चीज़ें बतानी पड़ेंगी। एक तो कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से कितने किलोमीटर्स या मीटर्स या कितने यूनिट्स दूर हो, और सेकेंडली कौन सी डायरेक्शन में। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपने बता दिया 5 मीटर्स और यहाँ से कोई चलता हुआ इधर 5 मीटर्स पहुँच जाए, है ना। तो आपको दोनों चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। दैट्स वाई दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वेक्टर को डिफाइन आपने ऐसे करना है कि जिसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करने के लिए दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। दिस इज़ वेरी कंपल्सरी कि आपको दोनों चीज़ें पता हों। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला। मान लो अगर ये 5 मीटर्स है, 5 मीटर्स तो इधर भी है। अगर वो आपको ढूंढता हुआ इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर आप कैसे मिलोगे? ओके। सो इसलिए अगर आपको अपनी पोजीशन को ग्राफिकली ड्रॉ करना है, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे? ओरिजिन से स्टार्ट करोगे एक लाइन और इस तरह से एरो से एंड करोगे। एरो इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन, एंड जो एरो की लेंथ है वो आपको बताएगी उसका मैग्नीट्यूड। तो नाउ आई कैन से कि जो ये ओपी वेक्टर है, ओ से लेके पी तक, दिस इज टेलिंग यू अबाउट योर पोजीशन। ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। अच्छा, अब मान लेते हैं कि आप पी से चलते हुए इधर कहीं पर आ चुके हो ऑन पॉइंट क्यू। अब जो आपका पोजीशन वेक्टर होगा वो कौन सा रहेगा? ओ क्यू, इस तरह से। ये भी अब क्या है? आपका नया पोजीशन वेक्टर। दिस वाज ओरिजिनल, दिस वाज द फाइनल, ऐसा बोल सकते हो। दिस वाज योर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इट इज योर फाइनल पोजीशन वेक्टर। अच्छा, सिमिलरली दिस पी क्यू वेक्टर, ये भी किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहा है, किसी क्वांटिटी को। ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी? दिस पी क्यू वेक्टर विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, इतना आप डिस्प्लेस हुए हो पी से लेके क्यू तक, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगेन एरो डालना जरूरी है बिकॉज डायरेक्शन उससे पता लग रही है और लेंथ से उसका मैग्नीट्यूड आपको पता लग रहा है। कभी भी कोई भी वेक्टर हो उसको हमेशा ग्राफिकली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यही चीज़ आपको याद रखनी है कि एरो का जो हेड है वो बताएगा डायरेक्शन के बारे में, और जो एरो की लेंथ है वो बताएगी मैग्नीट्यूड के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक इज एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर्स। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि अगर दोनों वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल हैं, मतलब अगर तो सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं इस तरह से, या फिर एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वैसे केसेस में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना बहुत आसान है। जैसे मान लो ये टेबल है, इसके ऊपर इधर से कोई पर्सन फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन्स की, और इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है कि सिर्फ 4 न्यूटन्स की फोर्स है। अब दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, टोटल जो नेट फोर्स लग रही है इस टेबल के ऊपर, वो कितनी होगी? सिर्फ 6 न्यूटन्स की, बिकॉज 10 को ये 4 न्यूटन्स कैंसिल आउट कर रहा है, उसका थोड़ा सा पार्ट। 10 में से 4 आपने माइनस करा, 6 न्यूटन्स बचेगा। 6 न्यूटन्स फोर्स एक्चुअल में इस टेबल के ऊपर लग रही है, और उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? ये वाली डायरेक्शन, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज लार्जर, राइट। सिमिलरली लेट्स से अगर दोनों पर्सन सेम ही डायरेक्शन में पुश कर रहे होते, एक पर्सन है इधर से 5 न्यूटन्स की फोर्स लगा रहा है और दूसरा पर्सन भी इस टेबल के ऊपर 6 न्यूटन्स की मान लेते हैं फोर्स लगा रहा है। अब इस टेबल के ऊपर टोटल जो नेट फोर्स लग रही होगी वो कितने न्यूटन्स की होगी? 11 न्यूटन्स की। तो अगर दोनों वेक्टर्स बिल्कुल पैरेलल हैं तो वैसे केसेस में उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, वो तो छोटी क्लासेस में भी हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो नई चीज़ हमने देखनी है, दैट अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हों, मान लो एक वेक्टर है ये वाला और कोई दूसरा वेक्टर है इस तरह से किसी और डायरेक्शन में वो पॉइंट कर रहा है। अब इन दोनों वेक्टर्स को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? ये वेक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, फोर्स हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग। बट इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट हम कैसे करेंगे? देखो, अगर दो वेक्टर्स इस तरह से हैं तो बेसिकली आपको क्या करना है, दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि जो ये वेक्टर है बी वेक्टर, इसको यहाँ से उठा के बिल्कुल उतनी ही लेंथ यहाँ पे ड्रॉ कर दो, ठीक है, इस तरह से, और जिस एंगल पे वो टिल्टेड है वैसा ही इसको हमने रखना है। ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से है और मैं इसको ऐसे कर दूं, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दूं, ये नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जिस तरह से वो पॉइंट कर रहा है उसी तरह से मैं यहाँ पर बनाने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। ओके, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज द बी वेक्टर। तो अब ए वेक्टर और बी वेक्टर देखो दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल किस तरह का होगा? इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से लाई करेगा। एग्जैक्टली अगर हमें देखना है
कि कितनी उसकी लेंथ रहेगी। फिर क्या करेंगे, देखो जितनी लेंथ इस बी की है उतना ही यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, और जितनी लेंथ ए की है वैसा ही वेक्टर एक यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे, समथिंग लाइक दिस। और फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट तक एक डायगोनल हम ड्रॉ कर देंगे एंड दिस विल बी द रिजल्टेंट। तो सिंप्लीफाई करके इस डायग्राम को मैं ऐसे बना सकता हूँ, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। एंड जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये दोनों वेक्टर्स का सम है। ओके, एंड देख ही रहे हो दोनों वेक्टर से इसकी लेंथ भी क्या है, बड़ी है। दो वेक्टर्स को ऐड करने का एक और जो तरीका हो सकता है दैट इज दिस, कि लेट से एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड जो भी दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, किसी मर्जी वो डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, उसको हम यहाँ ड्रॉ करने की बजाय यहाँ ड्रॉ कर दें। okay. जैसे मान लो ये उसकी डायरेक्शन है तो बिल्कुल उसके पैरेलल ही इसी तरह से उतनी ही लेंथ का हमने यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज द बी वेक्टर। अब इन दोनों का जो सम होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, उसको इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को जस्ट ज्वाइन कर दो, इसकी टेल को इसके हेड के साथ, एंड दिस ब्लैक वन दिस विल बी द रिजल्टेंट। एंड अगेन इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, तो वेक्टर्स को दो तरह से, इन दोनों तरह से एडअप हम कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ से क्या होगा, बड़ा होगा। अब अगर हमें दो वेक्टर को मान लो सब्ट्रैक्ट करना है, हमें बोला गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और मान लेते हैं एक ए वेक्टर है इस तरह से, ओके, एंड एक कोई बी वेक्टर है मान लो इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अगर तो ऐड करने को बोला होता तो डायरेक्टली हम इसको ज्वाइन कर देते, हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाता, बट अब बोला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जब भी ऐसा बोला होगा तो हमें पता होना चाहिए कि माइनस बी वेक्टर का क्या मतलब है। देखो इसको मैं ऐसे पहले तो लिख सकता हूँ, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है बट सब्ट्रैक्शन को भी हम एज एन एडिशन कंसिडर कर रहे हैं कि ए वेक्टर में मैं ऐड कर रहा हूँ बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो उसका नेगेटिव उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और उतनी ही लेंथ का होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बी वेक्टर ये है तो माइनस बी वेक्टर कैसा रहेगा, इसी के ऑपोजिट हमने ड्रॉ करना है और उतनी ही लेंथ जितनी इस बी वेक्टर की है उतनी ही लेंथ का नीचे की तरफ इस तरह से एक वेक्टर हमने ड्रॉ कर देना है। सो दिस वेक्टर विल बी माइनस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर को हमने क्या करना है, प्लस करना है, दोनों की एडिशन करनी है। सो सिंपली हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, एंड दिस विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इस तरह से दो वेक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। एक कॉमन सी एग्जांपल इसके लेते हैं, लीनियर मोमेंटम की। जो लीनियर मोमेंटम है उसका फॉर्मूला क्या रहता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वेलोसिटी इज अ वेक्टर बट मास इज अ स्केलर, बट दोनों को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी जो क्वांटिटी आपके पास आ रही है तो वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से हमें जो सीखने वाली चीज़ है वो ये है, एक वेक्टर को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा किसी स्केलर के साथ तब आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके, और एक एग्जांपल आप ले सकते हो, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि वेक्टर को एक स्केलर के साथ हमने मल्टीप्लाई किया और जो रिजल्ट आया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लो एक पर्सन पहले 5 किलोमीटर्स ईस्ट डायरेक्शन में गया और फिर वहां से फिर आगे 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो जो टोटल उसने डिस्प्लेसमेंट करी है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 15 किलोमीटर्स है और ईस्ट डायरेक्शन में है। इस केस में बिकॉज दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे, वैसे केस में दोनों को हमने डायरेक्टली ऐड कर दिया यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। बट जब वेक्टर्स होंगे परपेंडिकुलर तब हम ऐसा नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, पहले डायरेक्शंस हम यहाँ लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज ईस्ट, वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अब मान लो आपने यहाँ से चलना शुरू किया, पहले आप 3 किलोमीटर्स गए इस डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट डायरेक्शन में, फिर वहाँ से आप
4 किलोमीटर्स इस तरह से गए इन द नॉर्थ डायरेक्शन। अब अगर यहाँ पे मुझे पता करना हो कि जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट जो है वो कितना दूर है, या मैं डायरेक्टली ऐड कर दूंगा 4 + 3 7 आंसर इज नो। जो ये वाली साइड होगी, जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये 7 किलोमीटर्स नहीं होगी। इसका मतलब है परपेंडिकुलर वेक्टर जब होते हैं तब हम उनको डायरेक्टली एड अप नहीं कर सकते। हाँ, लिखा उसको तब भी ऐसे जाएगा कि लेट्स से दिस इज आर वेक्टर, जो ये है, लेट्स से दिस वन इज ए वेक्टर, ओके, जो ये वाली साइड है दिस इज बी वेक्टर। वेक्टर नोटेशन में हम जरूर ऐसे ही लिखेंगे कि आर जो वेक्टर है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर का वेक्टर सम है, इन दोनों का रिजल्टेंट है। दैट इज ट्रू, बट जो इसका मैग्नीट्यूड होगा वो इस तरह से नहीं निकलेगा, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसके मैग्नीट्यूड के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। सो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसा लिख सकते हैं कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल रहता है। सो आर का स्क्वायर कितना निकल के आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 4 का स्क्वायर इज 16। So r square is equals to 25 and r will be equal to 25 का अंडर रूट, मतलब 5 किलोमीटर। So I can say कि जो ये साइड है this is 5 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट आपकी पता लग चुकी है 5 किलोमीटर्स। परपेंडिकुलर वेक्टर्स को ऑलवेज इस तरह से ऐड किया जाएगा और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो इसी तरह से निकलेगा। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम ही है और कुछ नहीं है ये। अब बिकॉज जो ये डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर है, आर वेक्टर इसको लिखा है ना, मैग्नीट्यूड तो इसका हमने फाइंड कर लिया, वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी। अगर न्यूमेरिकल में इसकी डायरेक्शन भी पूछी जाती है तो डायरेक्शन देखो किस तरह से फाइंड की जाती है। फर्स्टली इस एंगल को हम एक नाम देते हैं जनरली अल्फा, ओके, और इसका टेंजेंट कैलकुलेट करते हैं tan अल्फा। जब भी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी एस आर वेक्टर की, ये चीज़ आपको याद रखनी है, टेंजेंट कैलकुलेट करेंगे अल्फा का। वाई ऐसा करने से क्या होगा, देखो टेंजेंट जो होता है किसी एंगल का दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पेंडिकुलर जो है दैट इज 4 एंड जो बेस है वो कितना है, दैट इज 3। तो जो tan अल्फा है वो कितना आ जाता है 4/3 एंड जो अल्फा है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 4/3। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस आर वेक्टर। वाई डायरेक्शन, इससे हमें डायरेक्शन कैसे पता लग रही है, बिकॉज देखो जो एंगल है इसी से तो हमें आइडिया लग रहा है कि ए वेक्टर के कंपैरिजन में जो ये आर वेक्टर है ये कितने एंगल पर है, ओके। दैट्स वाई दिस अल्फा इज कैलकुलेटेड जब भी उस आर वेक्टर की डायरेक्शन आपको कैलकुलेट करने को पूछी जाएगी, ओके। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हमारा अगला टॉपिक है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको। देखो कब हम यूज़ करते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, मान लो आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक ए वेक्टर और एक है बी वेक्टर, वो इस तरह से इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। अब अगर इन दोनों वेक्टर्स को एड अप करना हो, मान लो आपके पास इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी पता है, मान लो ये दोनों फोर्सेस हैं, दिस कुड बी 7 न्यूटन्स, दिस कुड बी 8 न्यूटन्स, इस तरह से, ओके। एंड दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपको पता करना है कि इस बार ए वेक्टर एंड बी वेक्टर को एड अप करके जो आर वेक्टर आएगा उस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस आर वेक्टर। इसको पता करना यहाँ पर इतना ज़्यादा आसान तो नहीं रहने वाला, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एटलीस्ट नहीं रहने वाला, बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स ना तो बिल्कुल पैरेलल हैं ए एंड बी, और ना ही एक दूसरे के इस तरह से परपेंडिकुलर हैं। अब तक हमने दो ही तरीके समझे ना ट्रायंगल्स को ऐड करने के, या तो अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो डायरेक्टली एड अप कर दो, अगर इस तरह से है तो बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके उसका जो आर स्क्वायर है उसको ऐसे लिख लो, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बट अगर इस तरह से दोनों वेक्टर्स रहेंगे ना तो पैरेलल और ना ही परपेंडिकुलर, वैसे केसेस में हमें यूज़ करना पड़ेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन देखते हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट वेक्टर एंड दिस वन इज द सेकंड वेक्टर बी वेक्टर। अब देखो जो वेक्टर रहता है ना उसकी जो नोटेशन है एरो जैसे, उसके एस पार्ट को बोला जाता है द टेल एंड जो एरो वाला पार्ट है उसको बोला जाता है हेड। अब आप देख रहे हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में जो दोनों वेक्टर्स रहते हैं उनको हमने किस तरह से प्लेस कर रखा है। पहला जो वेक्टर है ए वेक्टर,
उसका हेड और जो दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर उसकी टेल आपस में कनेक्टेड है। एक वेक्टर का हेड इस तरह से और दूसरे वेक्टर की जो टेल है वो कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे में इन द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर लेट्स से दोनों वेक्टर्स इस तरह से रहेंगे, मतलब दोनों की टेल्स आपस में कनेक्टेड है, इस टाइम पे हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं यूज करेंगे। एंड यू माइट वंडर कि ऐसे भी तो वेक्टर्स ऑब्वियसली हो सकते हैं, ऐसे केस में हम कौन सा लॉ यूज करेंगे? नॉट द ट्रायंगल लॉ, दैट इज द पैरेललोग्राम लॉ, जो अगला टॉपिक है। ओके, बट फिलहाल जो दोनों वेक्टर्स हैं इनको हमने इस तरह से रखना है, ये आपको समझने वाली चीज है। ओके, अब देखो ए वेक्टर है बी वेक्टर है, अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल लेते हैं। हमने जैसे इस वीडियो में पहले भी थोड़ा समझा था कि मान लो यहाँ से आप चलना शुरू कर रहे हो, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। पहले आप इस डायरेक्शन में गए एंड देन यहाँ से फिर आप यहाँ पहुँच गए। सो ओवरऑल जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, मतलब जो आपका रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। लेट्स कॉल दिस आर वेक्टर। जो आर वेक्टर है वो क्या है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, अब देखो जो ये ट्रायंगल बन रही है बहुत ऑड सी ये ट्रायंगल है। दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है, बिकॉज उसमें पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हो, उसमें आप ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हो, लेकिन इस तरह की ट्रायंगल्स में आप कुछ भी नहीं यूज़ कर पाओगे, इजंट इट? तो फर्स्टली हम क्या कर रहे हैं, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। किस तरह से? पहले जो ए वेक्टर है इसको हमने कुछ इस तरह से एक्सटेंड करा एंड देन इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं कुछ, लेट्स कॉल दिस पॉइंट ए, लेट्स कॉल दिस बी, लेट्स कॉल दिस सी, लेट्स कॉल दिस डी। सो बेसिकली हमने क्या करा है, वी हैव ड्रॉन सी डी विच इज पैरेलल टू बी डी। ये हमने खुद से ड्रॉ किया। ओके, अब देखो अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल में ए सी डी, यहाँ पे लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए सी डी, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ए सी का स्क्वायर है दैट इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर मतलब ए डी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब सी डी का स्क्वायर, है ना? अब हम देखो इसको क्या करने वाले हैं, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू जो ए डी है वो दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, ए बी और बी डी। सो इस ए डी के स्क्वायर की जगह मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले इसको ब्रेक कर दूंगा, ए बी प्लस बी डी टोटल का स्क्वायर, एंड जो ये सी डी का स्क्वायर है ये तो इसी तरह से हमने रखा हुआ है। अब इस इक्वेशन में आप देख रहे हो हमारे पास टोटल 4 टर्म्स आ रही हैं, ए सी, ए बी, बी डी एंड सी डी। इन चारों टर्म्स की अब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे इनकी टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल जो ए सी का स्क्वायर है इसको मैं क्या लिखूंगा, आर का स्क्वायर, और वेक्टर की नोटेशन अब हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, जस्ट उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं फिलहाल हम। ओके, सो आई एम सिंपली राइटिंग आर का स्क्वायर। देन जो ए बी है इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना रहेगा, ए बी इज दिस वेक्टर, सो इसके मैग्नीट्यूड को मैं डायरेक्टली कितना लिखूंगा, ए प्लस अब जो ये बी डी है इसकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, और इसकी वैल्यू भी ए या फिर बी की टर्म्स में चाहिए होगी हमें, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अब देखो हमने राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे बनाई थी, अब उसका काम क्या है यहाँ पे देखेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो रही है बी सी डी, इसमें यहाँ पे हम इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज फॉर्म हो रहे हैं। अगर ट्रायंगल इस तरह से रहती तो इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट एंगल ट्रायंगल, है ना? अब इस ट्रायंगल में देखो जरा, अगर मैं फाइंड करता हूँ वैल्यू कॉस थीटा की, कॉस थीटा क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बी डी, एंड जो हाइपोटेन्यूज है उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, दैट इज जस्ट बी। इसका मतलब हमें बी डी की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी, आई एम चेंजिंग द कलर, आई एम राइटिंग बी डी इज इक्वल्स टू बी इंटू कॉस थीटा। ये हमें पता लग चुकी है बी डी की वैल्यू, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, बी डी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ बी कॉस थीटा और यहाँ पे स्क्वायर, प्लस अब वैल्यू चाहिए हमें सी डी के स्क्वायर की। सी डी भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है। अब अगर इस वाले कंपोनेंट की हमें वैल्यू चाहिए इस सी डी की, तो मैं क्या करूँगा, आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्यों, बिकॉज इसमें परपेंडिकुलर आ रहा है,
कॉस थीटा हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, बिकॉज उसमें बेस वाली टर्म आ रही है जो हमने फाइंड करनी थी. ओके, वाई नॉट द टेन थीटा बाय द वे, बिकॉज टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है, और ये दोनों ही जो टर्म्स रहेंगी अननोन है. ना तो हमें सी डी की वैल्यू पता है, ना ही हमें बी डी की वैल्यू पता है, इसलिए हम टेन थीटा यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं. हम जस्ट साइन थीटा एंड कॉस थीटा को यूज़ कर रहे हैं इन दोनों की वैल्यूज़ को निकालने के लिए. ठीक है, सो पी की वैल्यू देखो, परपेंडिकुलर जो है वो कितना है यहाँ पे, सी डी अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड इट विल बी बी. तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, जो सी डी है वो कितना निकल के आएगा, बी इंटू साइन थीटा. राइट, उसको अब यहाँ पे हम पुट कर देते हैं एंड ये इक्वेशन बन जाएगी बी साइन थीटा इसका स्क्वायर. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या बनता है. आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी. एक टर्म है प्लस फिर सेकेंड टर्म है और दोनों का होल स्क्वायर है. तो ए प्लस बी होल स्क्वायर कितना रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. उसको यूज़ करके इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab. तो 2 इंटू द फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म जो कितनी है, बी कॉस थीटा, प्लस इस क्वांटिटी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा. फर्दर सॉल्विंग दिस वी गेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एस टर्म को और एस टर्म को हम कंबाइन करते हैं. देखो बी का स्क्वायर कॉमन लेंगे और अंदर ब्रैकेट के क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 के इक्वल होता है ना, तो उसको हम स्किप कर सकते हैं. प्लस ये वाला पार्ट है, ये आ जाएगा 2ab कॉस थीटा. फर्दर ये आर का स्क्वायर है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, जो ये वाला वेक्टर है. अब मैग्नीट्यूड निकल चुका है, अब हमें फाइंड करनी है इस वेक्टर की डायरेक्शन, जिसके लिए हमें इस अल्फा एंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी. राइट, देखो हम डायरेक्शन जब भी फाइंड करते हैं, मैंने पहले भी बताया, हम टेंजेंट फाइंड करते हैं इस एंगल का. ठीक है, सो दैट हमें पता रहे कि जो ये वाला वेक्टर है वो इस वाले वेक्टर के कंपैरिजन में कितने एंगल पे इस तरह से दूर है. ठीक है, तो देखो tan अल्फा कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. पूरी ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना पड़ेगा बिकॉज दिस इज द राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तभी मैं इसको परपेंडिकुलर बोल सकता हूँ ना. अगर मैं सिर्फ इतनी ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा तो ये थोड़ी ना परपेंडिकुलर होगा. परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज पे होता है, तो इस पूरी ट्रायंगल को हम कंसीडर करने वाले हैं. परपेंडिकुलर कितना है, सी डी अपॉन बेस पूरी ट्रायंगल का कितना है, दैट इज ए डी, है ना. अब इन दोनों की वैल्यूज हमें चाहिए, सी डी की और ए डी की. सी डी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे निकाली थी, यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज द सी डी. राइट, कितनी वैल्यू है, बी इंटू साइन थीटा. तो यहाँ पुट करेंगे बी साइन थीटा अपॉन जो ए डी है, इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं ए बी प्लस बी डी. जो ए बी है उसका मैग्नीट्यूड फर्दर कितना है, ए प्लस जो ये वाला पार्ट है बी डी, इसकी वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं, दैट इज बी कॉस थीटा. तो जो ये आपका रिजल्ट आया ना, ये आपको बताएगा डायरेक्शन. tan अल्फा दैट इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ये दोनों रिजल्ट्स आपको याद होने चाहिए, डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड का. इस रिजल्ट से अगर सिर्फ अल्फा लिखना है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा. ठीक है, अब हम कुछ एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इनके बेसिस के ऊपर. दिस इज अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. एक मैन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में पहले चला 10 मीटर्स. ऐसे क्वेश्चंस में ना पहले डायरेक्शंस हम इस तरह से बना लें तो बढ़िया रहता है. दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस वन इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ. अब देखते हैं, पहले वो ईस्ट में चला 10 मीटर्स, तो कुछ इस तरह से. फिर उसने लेफ्ट के टुवर्ड्स टर्न लिया. अब सीधा जाता जाता लेफ्ट मुड़ेगा तो इधर को मुड़ेगा, बट ऐसा नहीं है कि उसने 90 डिग्री का टर्न लिया है. उसने इस तरह से लेफ्ट टर्न लिया है कि अब उसने ईस्ट के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया है. मतलब कुछ इस तरह से वो मुड़ा होगा. जो ये ईस्ट डायरेक्शन है इसके साथ जो ये एंगल फॉर्म हो रहा है, ये वाला एंगल, दिस इज 60 डिग्री. एंड देन वो 10 मीटर्स उधर चल रहा है. मतलब जो ये वाली लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस है, ये भी कितना है, दिस इज 10 मीटर.
10 मीटर वो पहले इधर चला, फिर 10 मीटर वो इधर चला है, एंड देन ही सेट्स ऑन अ बेंच। इसका मतलब दिस वाज द इनिशियल पोजीशन, दिस वाज द फाइनल पोजीशन, एंड अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होता है ना, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन को शॉर्टेस्ट लाइन से या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप ज्वाइन कर दो इस तरह से, एंड दैट गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। अब क्वेश्चन में इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको फाइंड करने को बोला गया। तो इसकी लेंथ कितनी रहेगी, कितने मीटर्स का है, और ये वाला मतलब एंगल जो है अल्फा, ये कितना है। तो पहले तो मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने जो पढ़ा है फॉर्मूला उसी को यूज़ करेंगे। आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। वी गेट आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, दैट इज 100, प्लस b का स्क्वायर मतलब अगेन 10 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो 100, प्लस 2 into a which is 10 into b which is also 10 and into cos theta, जो ये बाहर वाला एंगल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, दैट इज cos 60। तो देखो आर कितना निकल के आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 प्लस 100 दैट इज 200, प्लस यहाँ पे 10 into 10 इज 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी बनेगा 200, बट साथ में है मल्टीप्लाइड बाई cos 60। cos 60 पे वैल्यू होती है 1/2, राइट। 2 से इस 100 को हम कैंसिल आउट करेंगे, आएगा 100, है ना। तो r इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 200 प्लस 100, मतलब जो r है वो कितना आएगा, 300 का स्क्वायर रूट, जिसको सॉल्व करके हम किस तरह से लिख सकते हैं, √3 × 10। जो इतनी डिस्प्लेसमेंट है उस ओल्ड मैन की। अब हमें फाइंड करनी है डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो ये अल्फा एंगल है ये हमें फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था, tan अल्फा इज इक्वल्स टू b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। ओके, सो tan अल्फा इज इक्वल्स टू b है 10 into sin 60, this angle is theta, right, divided by a plus b into cos theta which is cos 60। इसको सॉल्व करते हैं। sin 60 की जगह पे कितना आ जाएगा, sin 60 की वैल्यू कितनी रहती है, √3/2, एंड जो cos थीटा है cos 60 की जगह पे हो जाएगा 1/2। इसको देखो सॉल्व करके कितना रिजल्ट आने वाला है, यहाँ 2 1 2, 2 5 10, मतलब हो जाएगा 5 into √3/10 प्लस यहाँ भी देखो 2 1 2, 2 5 10, 5। तो tan अल्फा कितना बन रहा है, 5√3/15, यहाँ पे भी 5 1 5, 5 3 15, तो ये हो जाएगा √3/3। इसको हम लिख सकते हैं 1/√3, है ना। अब यहाँ पे tan अल्फा जो है वो 1/√3 है। नाउ यू मस्ट नो कि tan अल्फा या टेंजेंट किस एंगल का 1/√3 कब होता है, कौन से एंगल पे होता है, कौन से एंगल पे टेंजेंट की वैल्यू इतनी होती है, एंड ये होती है जब ये वाला एंगल है कितना होता है 30 डिग्रीज। अल्फा कितना हो जाएगा 30 डिग्रीज, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको तब यूज किया जाता है तब दो वेक्टर्स इस तरह से रहते हैं, मतलब टेल टू टेल कनेक्टेड रहते हैं, तब इन दोनों को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करेंगे। बट व्हाई डू वी कॉल इट पैरेललोग्राम, बिकॉज जो ये दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स, इनको यूज करके हम एक पैरेललोग्राम बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किस तरह से, देखो जो ये ए वेक्टर है इसी को उठा के इस तरह से ऊपर ले आओ। सिमिलरली जो ये बी वेक्टर है इसको यहां से उठा के वैसा ही वेक्टर यहां पे ड्रॉ कर दो, समथिंग लाइक दिस। अब आप देख रहे हो हमारे पास जो ये शेप बनी है, दिस इज बेसिकली एन पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब जो ये दो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो हमें कैसे मिलेगा, बाय दिस डायगोनल। सो दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। सो आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस तरह से हम लिखेंगे। नाउ लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। वैसे काफ़ी ये सिमिलर है जिस तरह से हमने पिछले टॉपिक में करी थी। फर्स्टली नाम देते हैं, दिस इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर,
एंड देन इनके जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो भी सेम है. सो ए वेक्टर के सामने है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बिल्कुल सामने है बी वेक्टर. एंड दिस वन इज द रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, राइट. अब ऐसा करते हैं, इसको नाम दे देते हैं. तो लेट्स कॉल दिस ए बी सी डी. सो ए बी सी डी. एंड जो एंगल्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं. लेट्स कॉल दिस एंगल एज थीटा जो ए एंड बी के बीच में बन रहा है. एंड लेट्स कॉल दिस एंगल एज अल्फा जो आर वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच में बन रहा है. देन क्वाइट सिमिलर टू द प्रीवियस डेरिवेशन जैसा हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में करा था, इसको एक्सटेंड करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर कुछ इस तरह से, सो दैट यहाँ पे 90 डिग्रीज का एंगल बन रहा है. ऐसा क्यों किया? सो दैट हम पाइथागोरस थ्योरम वगैरह को यूज़ कर सकें, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कर सकें, राइट. अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी कोई नाम देना पड़ेगा. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ई. नाउ हम क्या करते हैं, पहले इस पूरी ट्रायंगल को देखो उठा रहे हैं इन ट्रायंगल ए सी ई. यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन राइट ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई का स्क्वायर प्लस सी ई का स्क्वायर. अब ए सी का स्क्वायर, अच्छा पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, पहले ना ब्रेक डाउन कर लेते हैं ए ई को. ए ई की जगह हम लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई, है ना. तो ए डी प्लस डी ई टोटल का स्क्वायर है प्लस सी ई का स्क्वायर. अब इनकी वैल्यूज देखते हैं. ए सी का स्क्वायर कितना हो जाने वाला है, बेसिकली ए सी के स्क्वायर को मैं लिखूंगा आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी की जगह पे हम लिखेंगे ए, ओके, प्लस डी ई. अच्छा यहाँ इसकी वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे. फर्स्टली हमें ये वाला एंगल चाहिए होगा. अगर ये एंगल थीटा है ये वाला, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा. ऐसा कैसे कह सकते हैं? बिकॉज ये शेप है एक पैरेललोग्राम है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों जो एंगल्स बन रहे हैं ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों इक्वल रहते हैं. मैथ्स में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है. दैट्स व्हाई आई कैन से दिस एंगल इज थीटा. अच्छा अब देखो हमें वैल्यू चाहिए फर्स्टली डी ई की. जैसा हमने पिछले केस में किया था, इस ट्रायंगल को आप उठाओ, कॉस थीटा फाइंड कर लो और वहाँ से डी ई की वैल्यू आपकी निकल आएगी. डी ई कितना निकल के आएगा, बी कॉस थीटा, बिल्कुल सेम जो हमने पिछले केस में रिजल्ट बनाया था. और सी ई की वैल्यू इसी तरह से इसी ट्रायंगल में साइन थीटा फाइंड करो, वहाँ से सी ई फाइंड कर लो, वो कितना निकल के आता है, बी साइन थीटा का स्क्वायर. थोड़ा सा फास्ट स्पीड पे इसलिए चल रहा हूँ बिकॉज ये बिल्कुल डेरिवेशन एग्जैक्टली सेम है जो हमने ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेरिवेशन करी है, ओके. ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा एंड अगेन प्लस बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. देन इन दोनों को करेंगे कंबाइन, राइट. कितना बन जाएगा, बी का स्क्वायर ब्रैकेट में वही चीज़ साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा अगले स्टेप में. एंड आपका जो रिजल्ट है वो कितना निकल के आएगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा. या फिर वही बात, आर को जो स्क्वायर है उसको वहाँ से हटा दो और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दो. तो ये बिल्कुल सेम रिजल्ट है दोनों ही केस में, चाहे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो. फाइनल जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल भी वेरी नहीं करता है. इट मीन्स दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो जस्ट अलग अलग ही आपके पास तरीके हैं, बट रिजल्ट जो है, जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है. अब अगर हमें डायरेक्शन पता करनी है आर वेक्टर की, तो हमें फाइंड करना होगा tan अल्फा. tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस रहता है. परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे सी ई, और जो बेस है वो टोटल कितना है ए ई. tan अल्फा ये कितना हो जाएगा, सी ई जो कितना है बी साइन थीटा अपॉन ए ई जिसको हमने ब्रेक डाउन करके लिखा ए डी प्लस डी ई. सो ए प्लस जो ये वाला पार्ट है विच इज बी कॉस थीटा. डायरेक्शन का फॉर्मूला भी बिल्कुल सेम है जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका बना था. अगेन चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है. दिस फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर. नाउ लेट्स सॉल्व अ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन दिस. ओके, टू फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है 6 न्यूटन्स एंड 10 न्यूटन्स. पता कैसे लगेगा ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व होगा या पैरेललोग्राम से? उसको देखो यार, समझो. दोनों जो वेक्टर्स हैं, जो दोनों फोर्सेस हैं, दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 विद ईच अदर. इसका सिंपल मतलब है कि इस तरह से दोनों के बीच का एंगल जो दिया है 60 डिग्रीज है. टेल टू टेल मतलब वो कनेक्टेड है. तो क्लियरली मीन्स पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को आप यूज करने वाले हो, राइट.
तो ड्रॉ करते हैं पहले साइड पे रफली। एक वेक्टर है ये, लेट्स से दिस इज 6 न्यूटन्स एंड लेट्स से इस तरह से है दूसरा 10 न्यूटन्स, और यहाँ पे 60 डिग्रीज का एंगल बन रहा है, दिस इज थीटा एंगल, है ना। एंड इस तरह से यहाँ पे भी क्या बन रहा होगा, एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा, एंड यहाँ पे भी कितना एंगल रहेगा, थीटा एंगल रहेगा। जस्ट हमने रफ में बनाया है। हमसे पूछा गया कि कैलकुलेट हमें करना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। दैट मीन्स पहले तो आर वाला फॉर्मूला ही लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर विल बी इक्वल टू, देखो ए का स्क्वायर इज 36 प्लस बी का स्क्वायर इज 100 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 10 इंटू cos ऑफ 60 डिग्रीज। आर इज इक्वल्स टू 136 प्लस ये पार्ट कितना आएगा, 6 2 12, 12 10 120 इंटू cos 60 जो कितना होता है 1/2, 2 1 2, यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आएगा 60। आर इज इक्वल्स टू 136 प्लस 60 का स्क्वायर रूट। तो ये टोटल कितना आ जाने वाला है, देखो 6 9 एंड 1 196 का स्क्वायर रूट। एंड अगर आपको स्क्वायर रूट्स याद हैं देन यू नो ये जो 196 है ये 14 का स्क्वायर रहता है। सो आर की वैल्यू 14 आ जाने वाली है, 14 न्यूटन्स। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। आर वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है 14 न्यूटन का। मैग्नीट्यूड निकल चुका है, डायरेक्शन अब हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स सी डायरेक्शन के लिए अब हम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। क्या था वो फॉर्मूला को याद करो, tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। एंड फॉर्मूले में जो ए रहता है वो नीचे वाला रहता है एंड जो बी रहता है वो ऊपर वाला, मतलब ए वाला जो वेक्टर है ये रहता है, राइट। दैट्स वाई हमने रफली एक डायग्राम बनाया है सो दैट उस फॉर्मूले से हम रिलेट कर पाएँ। tan अल्फा इज इक्वल्स टू बी साइन थीटा, मतलब 10 इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई ए है 6 न्यूटन्स प्लस बी 10 इंटू कॉस 60। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 इंटू साइन 60 होता है √3/2 अपॉन 6 प्लस 10 इंटू कॉस 60 इज 1/2, राइट। तो ये देखो कितना आएगा, 2 1 2 2 5 10, सुपर आ जाएगा 5√3 अपॉन नीचे कितना आ रहा है 6 प्लस 5, या फिर डायरेक्टली ऐसे लिख देते हैं। दिस इज द डायरेक्शन। अल्फा जो आ जाएगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 5√3 अपॉन 11। हमारा अगला टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। मान लो फर्स्टली हमने क्या किया, इस तरह से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड एक वेक्टर को भी ड्रॉ कर लेते हैं कुछ ऐसे। एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए मान लेते हैं कि जो ये वेक्टर है ये मान लो किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ से चलना शुरू किया हुआ किसी ने और फिर जैसे मर्जी वो घूम फिर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ गया। सो दिस इज हिज फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, इनिशियल पोजीशन ले लो, फाइनल पोजीशन ले लो, दोनों को स्ट्रेट लाइन से सबसे छोटे डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर दो। तो ऐसा रहेगा उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। मान लेते हैं ये गिवन भी है आपको, ये 5 मीटर्स है, लेट्स सपोज। अब लेट्स से अगर मुझे ये पता करना है कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हुई है, अगर बिल्कुल इस तरह से मैं एक लाइन ड्रॉ करूं पैरेलल टू द वाई एक्सिस और एक लाइन बिल्कुल पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कुछ इस तरह से, और मुझे ये दोनों डिस्टेंसेस मान लो चाहिए हो, ये डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, ये जो दोनों डिस्टेंस होंगे ये क्या कहलाएंगे, इस डिस्प्लेसमेंट के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बिकॉज आप जो ये शेप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्म हुई है, दिस इज काइंड ऑफ लाइक अ रेक्टेंगल, दैट्स व्हाई इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोला जाता है, ठीक है। एंड लेट्स से कैलकुलेट करने पे या मेजर करने पे मुझे लेट्स से पता लगता है कि जो ये वाला डिस्टेंस है यहाँ पे ये है 4 मीटर्स का, और जो ये वाला डिस्टेंस था मान लो ये था 3 मीटर्स का। तो ये जो 3 और 4 मीटर्स हैं ये क्या है, इस 5 मीटर्स के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आए हैं 3 मीटर्स। बाय द वे इस चीज़ को आप पाइथागोरस थ्योरम से वेरीफाई भी कर सकते हो। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9, वो भी 25 रहेगा। तो आई होप फर्स्टली जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है वो आपको समझ लग गया होगा, जो इसका बेसिक मीनिंग रहता है, राइट। अब इसकी एक छोटी सी देखो डेरिवेशन है। मान लो आपके पास इस तरह से कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, और मान लो इसका जो एंगल है वो आपको पता हो, तो आप कैसे एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की, कि उनका मैग्नीट्यूड कितना और कितना रहेगा, ये हमें फाइंड करना है। फर्स्टली देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये वाला पार्ट है, हमने इसको लिखा ए एक्स, मैं इसको ए एक्स वेक्टर भी लिख सकता हूँ। एंड सिमिलरली ये वाला पार्ट है, और यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं, हम इसको ए वाई वेक्टर भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये वाई एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है। एंड फर्दर यूजिंग द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हमें देखो यहाँ पे एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है, एंड दिस इज द डायगोनल जो रिजल्टेंट होता है। तो क्या मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो ए वेक्टर है दैट इज इक्वल्स टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर, राइट। बिल्कुल लिखा जा सकता है, यही तो हमने देखा था इन द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब बिकॉज हमें इन दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा, इसके लिए फर्स्टली हमें फाइंड करना पड़ेगा कॉस थीटा, बिकॉज ये बेस पे है, और कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। पहले भी मैं इसको समझा चुका हूँ। तो देखो बेस का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा, ए एक्स, एंड जो हाइपोटेन्यूज है उसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, ए। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ए एक्स की वैल्यू को लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू कॉस थीटा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। सिमिलरली अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा, आई कैलकुलेट साइन थीटा, जो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए वाई, एंड हाइपोटेन्यूज का मैग्नीट्यूड कितना है, ए। तो यहाँ से आपके पास ए वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, ए इंटू साइन थीटा। जो ये दोनों रिजल्ट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको डायरेक्टली याद भी होने चाहिए। इस तरह से कि अगर कोई एक ए वेक्टर है और उसका वो वाला कंपोनेंट है जिसके साथ थीटा एंगल बन रहा हो, उसकी वैल्यू आपको किस तरह से निकलेगी, इस रिलेशनशिप से ए इंटू कॉस थीटा। ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, डायग्रामेटिकली ही आपको याद होना चाहिए, पूरी डेरिवेशन थोड़ी करोगे। इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल हो सकता है या किसी और डेरिवेशन में ये रिजल्ट यूज हो सकते हैं। उसको ड्राइव करने के लिए फिर से हम ये चीज़ को ड्राइव नहीं करेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे कि ये ए वेक्टर है, यहाँ पे थीटा एंगल बन रहा है, तो जो इस वेक्टर की वैल्यू रहेगी ए एक्स की, ये कितनी रहेगी, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, ए इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली जो ये वाला वेक्टर है, देखो यहाँ पे थीटा नहीं है, अब ये दूसरा वाला वेक्टर है ये, तो इसका जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो कितना रहेगा, ए इंटू साइन थीटा। ये चीज़ें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। सिमिलरली लेट से मैं उल्टा कर देता हूँ, यहाँ थीटा नहीं है, यहाँ थीटा है। इस बार जो ये वाला है वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए कॉस थीटा, और जो ये वाला वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना निकल के आएगा, ए इंटू साइन थीटा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जिधर थीटा एंगल है वहाँ पे कॉस थीटा साथ में आएगा, और जो दूसरा वाला कॉम्पोनेंट रहेगा वहाँ पे साइन थीटा साथ में आएगा। बहुत सारी डेरिवेशंस में ये चीज़ डायरेक्टली यूज होगी, आप देखोगे। क्लियर? जो ये न्यूमेरिकल है ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के ऊपर बेस्ड है। एक फोर्स है 4 न्यूटन्स की, वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्रीज का एंगल बना रही है। तो पहले कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ किया, फोर्स का वेक्टर कुछ इस तरह से होगा। ये जो एंगल है ये आपको गिवन है 30 डिग्रीज का। अब आपसे कैलकुलेट करने को बोला गया, फाइंड एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। यहाँ फोर्स का वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड आपको कितना गिवन है, 4 न्यूटन्स का। तो जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा और इस तरह से जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा, तो इसको लिख देते हैं एफ एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है आपने, और जो एफ वाई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो देखो वही चीज़ को यूज़ करेंगे जो मैंने समझाया था। जो एफ एक्स वेक्टर है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, एफ इंटू कॉस थीटा, राइट। डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ इंटू कॉस थीटा। ये जस्ट मैग्नीट्यूड को अब शो कर रहा है। तो 4 इंटू कॉस ऑफ 30, ये कितना आएगा, 4 इंटू कॉस 30 कितना होता है, √3/2, तो ये हो जाएगा 2√3। दिस वन इज द एफ एक्स वन, जो ये वाला है, ठीक है। अब ये कंपोनेंट फाइंड करना है, सो इसके लिए देखो एफ वाई ये कितना होगा, एफ साइन थीटा। तो 4 इंटू ये हो जाएगा साइन 30, साइन 30 कितना होता है, 1/2। सो एफ वाई आपका कितना निकल के आएगा,
2 न्यूटन्स और ये है 2√3 न्यूटन्स। सो दीज आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर। अच्छा बाय द वे इसको कंफर्म भी आप कर सकते हो, देखो चेक कैसे कर सकते हो, बिकॉज ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं इसके, राइट। तो जो 4 का स्क्वायर है वो इन दोनों के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होना चाहिए, राइट। 2√3 का जो स्क्वायर रहेगा प्लस जो S2 का स्क्वायर है, इनको प्लस करके देखो ये आना चाहिए। लेट्स सी, 4 का स्क्वायर इज 16 इज इक्वल्स टू S का स्क्वायर करते हैं, देखो 2 का स्क्वायर इज 4, अंडर रूट 3 का जो स्क्वायर है वो कितना हुआ 3, प्लस इधर 2 का स्क्वायर कितना है 4। अब आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 16 एंड राइट हैंड साइड पे 4 3 12 एंड 12 प्लस 4 दैट इज ऑल्सो 16। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो कि जो एक वेक्टर है इसको आपने सही तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन किया है। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर्स। नाम से पता लग रहा है कुछ ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। सिर्फ 1 ही मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई भी करोगे तो उसको ये चेंज नहीं करेंगे, बट यस उसको डायरेक्शन जरूर प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड तो इनका 1 ही है, किसी भी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो कोई चेंज नहीं आएगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड में, बस ये उसको क्या देगा, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अच्छा अब अगर मान लो किसी ऑब्जेक्ट का हम मोशन स्टडी कर रहे हैं जो कि एक प्लेन में मूव कर रहा है, 2 डायमेंशंस में मूव कर रहा है, वैसे केस में हमारे पास 2 ही यूनिट वेक्टर्स काम में आते हैं, एक आई कैप और दूसरा जे कैप। दोनों का ही मैग्नीट्यूड तो कितना है 1, जस्ट डिफरेंस क्या है इनकी डायरेक्शन का। जो आई कैप है ये पॉइंट करता है अलोंग द एक्स एक्सिस, जो जे कैप है ये वाला वेक्टर पॉइंट करता है अलोंग द वाई एक्सिस। मतलब आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो, देखो छोटे छोटे ये वेक्टर्स हैं इस तरह से, जो आई कैप है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग पॉइंट कर रहा है, जो जे कैप है वो वाई के लॉन्ग पॉइंट कर रहा है, और इन दोनों का ही जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 1 है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक वही एग्जांपल कंसीडर करते हैं जो पहले भी हम कंसीडर कर चुके हैं। मान लो ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस आर वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो है 5 मीटर्स का। फिर आपने क्या किया, इसको इस तरह से रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन कर दिया सच दैट इस चीज़ की जो वैल्यू है इसको कोई नाम देते हैं, लेट्स कॉल दिस आर एक्स वेक्टर, एंड जो ये वाला वेक्टर है इसको भी नाम देते हैं, लेट्स कॉल दिस आर वाई वेक्टर। इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी आपको पता है, मान लो दिस इज 4 मीटर, लेट्स से जो ये है इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 मीटर। अब देखो क्या चीज़ है, एक तो ये चीज़ क्लियर है कि आर वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, जैसा हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में किया था। ये बेसिकली पैरेललोग्राम ही बन रहा है, दिस इज द रिजल्टेंट जो हमें डायगोनल से मिलता है ना, वही चीज़ है। बट जो नई चीज़ यहाँ पे हम इंक्लूड करने वाले हैं वो ये है कि यहाँ पर छोटे छोटे यूनिट वेक्टर्स भी हैं। अब देखो ये 4 मीटर्स है, ये पूरी लेंथ 4 मीटर्स की है, तो ऐसा करा हमने इस पूरी लेंथ को 4 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, 1-1 मीटर के 4 हिस्से। तो जो ये वाला पार्ट रहेगा 1 मीटर का, इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 मीटर का, ठीक है। अब समझ में आया इसको यूनिट वेक्टर क्यों बोल रहे हैं। सिमिलरली इधर भी हम वो काम कर सकते हैं, ये 3 मीटर का अगर है इसके भी 3 हिस्से करेंगे इस तरह से, और जो ये पहला हिस्सा रहेगा इस तरह से 3 में से, वो क्या कहलाएगा, दिस इज जे कैप। आई कैप एंड जे कैप दोनों 1-1 मीटर के यहाँ पे रहेंगे, बिकॉज हम मीटर्स में डील कर रहे हैं। अगर सेंटीमीटर्स में डील कर रहे होंगे तो ये सेंटीमीटर्स करेंगे। अच्छा अब जो ये वाली नोटेशन है ना, इसको कुछ नई तरह से हम लिखने वाले हैं यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स। देखो कैसे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू, ये जो वेक्टर है, अब वेक्टर में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी डायरेक्शन। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर एक्स, ये उसका मैग्नीट्यूड है, और साथ में डायरेक्शन, बिकॉज ये एक्स एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो डायरेक्शन के लिए मैं क्या लगाऊंगा, साथ में आई कैप। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब इसको साथ में मल्टीप्लाई करने से कोई चेंज नहीं आएगा उसके मैग्नीट्यूड में, जस्ट उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम ये आई कैप कर रहा है। सिमिलरली आर वाई वाला जो ये वेक्टर है, अगेन ये वेक्टर है, इसके अंदर फिलहाल मैग्नीट्यूड भी छुपा है और डायरेक्शन भी छुपी है, बट इसको ब्रेक डाउन करके अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ है, जे कैप के डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस तरह से एक वेक्टर को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं यूजिंग द यूनिट वेक्टर्स। है तो बेसिकली रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ही हैं ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस का रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, जस्ट हमने उसको यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। जस्ट नया तरीका है उसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का या एक्सप्रेस करने का, आप कह सकते हो।